Hello friends, welcome to the Hindu daily editorial analysis. Today at the 31st of the August 2023 we will discuss the editorial published in the Hindu। तो आज है 31 अगस्त और हम द हिंदू में पब्लिश एडिटोरियल को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस एडिटोरियल में देखा जाए तो यहाँ पर एक एडिटोरियल छपा है, द नीड फॉर एन इंडियन सिस्टम टू रेगुलेट एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की आवश्यकता क्या है, इंडियन सिस्टम के साथ इसको रेगुलेट करने की क्या आवश्यकता है। इसी पर श्रीदेवन जो कि मद्रास हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे देश में एक्चुअल में एआई को रेगुलेट करने की आवश्यकता क्या है। आज हम जो है थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में वीडियो को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर एक पीपीटी के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ पहले ऐप से, बंदरों से माना जाता है कि जो बंदरों के पूर्वज ऐप थे उन्हीं से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। लेकिन अब ह्यूमन इवोल्यूशन इतना आगे बढ़ चुका है कि अब ये इसका स्थान एआई लेने की तरफ अग्रसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अगर देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, इस क्रम में हम देखते हैं कि फंडामेंटली जो हम काम करते हैं उस पूरे तरीके को चेंज करके नए तरीके से कार्य करने की क्षमता एआई में अंदर आ गई है। साथ ही साथ जो मल्टीपल ऑनलाइन सोर्सेज हैं और इन सभी ऑनलाइन सोर्सेज से हम जो है बहुत सारे डाटा को एसिमुलेट कर से एक क्रिएटिव सोल्यूशन दे सकते हैं, जो कि ह्यूमन को करने में बहुत टाइम लगेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो एआई जो है इसके पास गुड और इविल या बोथ दोनों की ही कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये अच्छे डायरेक्शन में भी अगर इसका प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर बहुत अच्छे काम करेगा। अगर बुरे दिशा में किया जाए, आतंकवादी टेरर अटैक जो है किए जाएँ, माल प्रैक्टिस में किए जाएँ, तो वहाँ पर भी ये बहुत बड़ी काम करेगा, यानी समस्या भी क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर बहुत आवश्यकता है, एआई नीड्स टू बी रेगुलेटेड। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और इसमें देखा जाए तो ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इन वेस्ट, जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो ईस्ट है, ईस्टर्न कंट्री हैं जैसे इंडिया है, चाहे एशियन कंट्री हैं, और साथ ही वेस्टर्न कंट्री हैं जो कि यूरोप है या अमेरिका है। इन लोगों को डिस्कस किया गया है कि इस आर्टिकल में कि ईस्ट और वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और हमें इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए अपने रेगुलेशन को बनाने चाहिए। हमें कट पेस्ट जो है यूरोपियन के जो कानून है उनको कट पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, कनाडा, जापान और चाइना ये सब के सब जो है एडवांस कर रहे हैं इसमें रेगुलेशन बनाने के प्रक्रिया में। और वो क्या कर रहे हैं, एक रेगुलेटरी मेजर अपना रहे हैं जिसमें एक डिफरेंस भी होगा। हर देश के लिए अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। चाइना इसमें काम कर रहा है, जापान काम कर रहा है। तो हमको देख सकते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न सिस्टम है वो जो रेगुलेशन अप्लाएगा वो इंटरेस्टिंगली जो है उसका कैरेक्टर वेस्टर्न ही होगा। इसलिए अगर वो यूरोसेंट्रिक है तो इसे ईस्टर्न मॉडल जो है कंप्लीट डिफरेंट होगा। इसलिए ईस्टर्न कंट्री, एशियन कंट्री को उसे अपनाने की आवश्यकता नहीं है। वेस्टर्न मॉडल फोकस ऑन द रिस्क बेस्ड अप्रोच। जो वेस्टर्न का मॉडल है वो एक्चुअल में जो मॉडल तैयार किया जा रहा है उसमें जो है मेनली रिस्क को ध्यान दिया जा रहा है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच को अपनाएंगे, कितना रिस्क है। जैसे उन्होंने फर्स्ट लॉ मेकर में उन्होंने बनाया है कि जो रिस्क को डिवाइड किया गया है 4 भागों में, एक पिरामिड बना रहे हैं वो, और 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं कि अनएक्सेप्टेबल रिस्क हो, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और लो रिस्क। अगर 4 कैटेगरी बना दी गई है और इसके अकॉर्डिंग वो जो है उसको रेगुलेट करेंगे। जैसे अगर अनएक्सेप्टेबल रिस्क है तो उसे कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर देंगे, हाई रिस्क है तो रेगुलेट किया जाएगा, और लो रिस्क है तो उसे सिंपल सेट ऑफ रेगुलेशन बनाए जाएंगे जो कि ऑब्लिगेटरी इन नेचर होगा, जो कि एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा उन सभी एजेंसियों पर, सभी पक्षों पर। ब्राज़ील की बात की जाए तो उसने भी एक कैटेगराइजेशन किया है और उसने स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेजर को अप्लाई करने की बात कही है। कनाडा में भी उसने भी एआई बेस्ड सॉल्यूशन को जो है एक फंक्शन को ध्यान में रखते हुए उसको आइडेंटिफाई करेगी और किस एक्टिविटी को प्रोवाइड करना है, किसको जो है उसे अलाउ करना है, उस पर वो विचार कर रहे हैं। तो देखा जाए जापान ने भी अपने दिशा में प्रोग्रेस की है और जापान गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड इनोवेशन स्ट्रेटजी प्रमोशन काउंसिल उन्होंने बनाया है, जिसका मेन जो है रूल बनाने का काम है। जो रूल बनाए गए हैं उन्हें नाम दिया गया सोशल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एआई। तो ये सोशल प्रिंसिपल ह्यूमन सेंट्रिक एआई बनाए जाएंगे, जो कि मार्च 2019 में वहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिश किए थे। उनका जो 7 सोशल प्रिंसिपल बनाए गए हैं उसमें ह्यूमन सेंट्रिसिटी, एजुकेशन लिटरेसी, डाटा प्रोटेक्शन, इंश्योर सेफ्टी, फायर कंपटीशन,
फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। यानी ये जापान की गवर्नमेंट ने 7 प्रिंसिपल अपने बनाए हैं और इसी 7 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की प्रक्रिया में हैं। चाइनीज़ की बात की जाए, चाइनीज़ ने भी इस पर रेगुलेशन बनाया है और चाइनीज़ का प्रोविजन जो है कि जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज सेल एबाइड बाय लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन रिस्पेक्ट सोशल मोरालिटी एंड एथिक्स। तो वहाँ भी कहा गया चाइनीज जो है जो स्वयं सोशल मोरालिटी एथिक्स को नहीं मानता है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम ऐसा देखते हैं, जैसे कि भारत को अभी उसने क्या किया है, यहाँ पर सीमा विवाद क्रिएट कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने देश में नक्शे में सम्मिलित कर दिया है। लेकिन वहाँ पर भी उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में कहा है कि सोशल मोरालिटी और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन को कंट्रोल करते हुए हम प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से जो है सभी देश कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और चाइना ने भी कहा है कि द एंड दैट शुड बी अचीव्ड थ्रू दिज AI बेस्ड एप्लीकेशन इन सर्विसेज। उन्होंने कहा कि मीन्स से ज़्यादा एंड पर ध्यान देंगे। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, हमारे एंड जो गोल है, हमारे पास जो फाइनल लक्ष्य है वो हमको प्राप्त होना चाहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखें तो इसमें जो है डिफरेंट सेट रूल बनेंगे, उन रूल को अडाप्ट करने के रेशनल प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। इसलिए द अदर सेट ऑफ रूल फोकस ऑन द एंड एंड द वैल्यू दैट मस्ट बी अपहोल्ड बाय द कंप्लायंस विद द रूल्स। तो हमें रूल बनाने के साथ साथ उन्हें कंप्लायंस करने की ज़रूरत है और इसी पर फोकस देने की आवश्यकता है कि जो हमारा एंड हो वो एकदम मोरालिटी के साथ कंप्लीट करे। अब हम यहाँ पर डिस्कस जो कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा ईस्टर्न मॉडल और वेस्टर्न मॉडल। वेस्टर्न मॉडल इज परफेक्ट फॉर द वेस्ट। तो जो वेस्टर्न मॉडल है एक्चुअल में वो इंडियन के लिए, एशियन कंट्री के लिए परफेक्ट नहीं है। उसके पीछे का कारण है, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मेनली ये कहा है रूल एबाइडिंग सोसाइटी। वहाँ पर जो सोसाइटी है उसको रूल बेस्ड बनाया जाता है, उसको रूल को मानना है। अगर कोई रूल को कंप्लाई नहीं करता है, नहीं मानता है, तो उसके लिए जो है पनिशमेंट की सज़ा प्रोविज़न है कि वहाँ पर अगर कोई वायलेशन ऑफ लॉ होता है तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। जबकि ईस्टर्न मॉडल जो स्पेशली इंडियन मॉडल है, जिसको हिंदू जूरिस्प्रूडेंस भी कहा गया है, फिलासफर हैरोप फ्रीमैन ने कहा है कि ईस्टर्न मॉडल एक्चुअल में हिंदू जूरिस्प्रूडेंस है। इंडियन मॉडल में चाहे ईस्टर्न मॉडल में जो है, यहाँ पर हम लीगैलिटी ऑफ द रूल और मोरालिटी ऑफ द रूल की बात करते हैं। हम यहाँ पर हमेशा पनिशमेंट की बात नहीं करते, वायलेशन ऑफ लॉ पनिशमेंट की बात ना करके हम लीगैलिटी ऑफ रूल और मोरालिटी ऑफ रूल की बात की जाती है। इसीलिए जो है लीगल सिस्टम है जिसे हम पजेस करते हैं, इसे हैरोप फ्रीमैन ने कहा है कि हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, इसे ईस्टर्न मॉडल को हम कह सकते हैं। वाई इज देयर दिस डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट। अब वेस्ट और ईस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, इस पर अगर हम देखें तो 1930 में प्रोफेसर नॉर्थक्रोप जो है येल यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने जो है ईस्ट और वेस्ट पर एक काफ़ी ज़्यादा कंप्रिहेंसिव स्टडी किया, एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टडी उन्होंने किया और उसमें पाया कि जो उनका जो मेन फोकस था एक्चुअल में इंडियन लीगल सिस्टम पर नहीं था, लेकिन जो हमको कंक्लूजन मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन सिस्टम से रिलेटेड मिलते हैं। तो द अंडरलाइंग थियरी, जो अंडरलाइंग थियरी हम देखते हैं कि जो यूरोसेंट्रिक लीगल सिस्टम है एक्चुअल में, अगर हम देखते हैं यूरोप में, जैसे कि यूरोपियन भारत में आए, ब्रिटिश आए, तो यहाँ पर जो उन्होंने लॉ बनाया उस लॉ का मेन प्रोविज़न था पनिशमेंट देना, न कि मोरालिटी था। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में यूनियन गवर्नमेंट ने उसे रिपील करने के लिए 3 नए कानून को जो है बिल पेश कर दिया है और उसमें कहा गया है कि उसको रिपील करने के मेन 10 कारण दिए गए हैं, जिस पर हमने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि वो एक्चुअल उनका पनिशमेंट बेस्ड सिस्टम है। जो वेस्टर्न सिस्टम है वो पनिशमेंट बेस्ड सिस्टम है, वायलेशन ऑफ लॉ और पनिशमेंट होगा। तो एक्चुअल में उनका जो पूरा सिस्टम है यूरोसेंट्रिक लीगल सिस्टम, वो पास्चुलेशन पर डिपेंड करता है। तो उनका सिस्टम है उसमें साफ साफ कहा गया है दैट इज टू से द लीगल सिस्टम डिफाइन प्रिसाइजली व्हाट मस्ट बी डन इन एनी गिवन सोशल ऑर्डर बाय ह्यूमंस एंड प्रिस्क्राइब्स द पेनाल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस देयरविथ। तो जो उनका पूरा यूरोसेंट्रिक कानून है वो पास्चुलेशंस के आधार पर बनाए गए हैं और वहाँ पर साफ साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति नॉन कंप्लायंस करता है किसी रूल के साथ तो उसको एक पेनाल्टी के जिम्मेदार, पेनाल्टी उसको दी जाएगी, उसको सज़ा दी जाएगी। वहीं देखते हैं जो
ईस्टर्न या ओरिएंटल लीगल सिस्टम जिसे कहते हैं इंडियन लीगल सिस्टम है, इसमें इंट्यूशन को ध्यान रखा गया है कि हम इंट्यूशन को ध्यान में रखेंगे और हमारा जो मेन है दैट इज टू से द लॉ प्रिस्क्राइब द एंड दैट इज टू बी अचीव्ड एंड द मोरलिटी अंडरलाइंग दैट लॉ। तो जो हमारी लॉ है वो इस बात पर फोकस करती है हमारा जो एंड अचीव होगा वो भी मोरलिटी होना चाहिए। तो हम मीन्स और एंड को दोनों को ध्यान में रखकर चलते हैं और हमारा जो मेन प्रिंसिपल है कीपिंग इन द व्यू दैट अंडरलाइंग मोरलिटी ऑफ द, तो यहाँ पर मोरलिटी ऑफ द लॉ की बात करते हैं, जबकि वेस्टर्न मॉडल में हम देख रहे हैं वो पेनाल्टीज की बात करते हैं, वायलेशन ऑफ लॉ होने पर पेनाल्टी, और यहाँ पर हम मोरलिटी को ध्यान में रखते हैं। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है कि जो अमेरिकन है या यूरोपियन है, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों का जो सिस्टम है उन्हें हमें कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पीपल कंप्लाइड विद दोज लॉ बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडरलेड बाय मोरलिटी। तो मोरलिटी लोगों के अंदर इस तरीके से भरा होना चाहिए कि उससे लोग अपने अंदर आत्मसात कर लें। देखा जाए जो पांडव थे, हमारे महाभारत से जो कहानी आती है पांडव की, चाहे जो अशोक इम्परर ने अपने एडिक्ट्स में शिलालेख में उल्लेख किया है, वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। पांडव क्या थे, उन्होंने अगर वचन दे दिया तो जंगल में चले जाने में उन्होंने अपने अधिकार को छोड़ करके जंगल जाने में उन्होंने उचित समझा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था, यानी मोरालिटी के नाम पर वो जो है जंगल चले गए थे। इम्परर ने भी मोरालिटी की बात अपने एडिक्ट्स में किया है। तो दिस सर्व्ड अस वेल, तो इसी वजह से भारतीय सिस्टम, भारतीय कल्चर आके आज तक सरवाइव कर रहा है। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना में भी एक मोरालिटी के बारे में एक कहानी है। 140 BC में 140 ईसा पूर्व एक इम्परर था वुडी। वुडी ने अपनी ही बहन इरेंट सिस्टर को जो है, अपनी ही जो बहन थी उसी को सजा दिया और सजा देते हुए कहा कि जो हमारे फार्मर रॉयल फादर हैं, अगर मैं यहाँ पर इसे सजा नहीं देता हूँ इसकी गलतियों की वजह से अपनी बहन को, हमारे जो रॉयल टेम्पल हैं, जब हम मरेंगे और वहाँ जाएंगे तो हम अपने पूर्वजों को क्या जो है जवाब देंगे। इस तरीके से उसने अपनी बहन को भी सजा दिया था। सो लॉ एंड मोरलिटी आर सिनोनिम्स इन द ईस्ट। तो ईस्टर्न कंट्री की बात की जाए, ओरिएंटल जो नेशन है, इंडिया है, जापान है, चाइना है, यानी एशियन कंट्री है, यहाँ पर मोरलिटी और लॉ को एक सिनोनिम्स पर्यायवाची के तौर पे माना जाता है, जबकि ब्रिटिश में या यूरोप में, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो ब्रिटिश हुए, जो ब्रिटिश भारत में आए और जो उन्होंने क्या किया, भारत में लीगल सिस्टम भी बना दिया लॉर्ड मैकाले के द्वारा, वो सिस्टम ही इसी बेस पर था कि हम पनिशमेंट देंगे और अपने जो है सारे काम कराए जाएंगे। तो क्यू फ्रॉम द जुडिशरी, जुडिशरी की बात की जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है वी रामा सुब्रमण्यम ने भी हमेशा से कहा है कि उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि जो हमारी स्लेविश टेंडेंसी देखने को मिलती है एक्चुअल में वेस्टर्न लीगल सिस्टम की देन है, जबकि भारतीय सिस्टम में नहीं है। भारतीय सिस्टम की अगर बात करें तो संस्कृत एपिग्राम की बात की जाए, नेति नेति, नेति का मतलब इट इज नाइदर दिस नॉर दैट। हमारे जो सिस्टम में है इस तरीके के जो ब्रिटिश सिस्टम दिखता है, चाहे यूरोपियन सिस्टम दिखता है, वैसा कुछ भी हमारे देश में नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने में हमको ये नेति नेति का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए कि हमें न तो यूरोपियन सेंटर जो है यूरोसेंट्रिक या यूरोपियन या वेस्टर्न मॉडल को अपनाना है, न ही किसी इरेंट तरीके को अपनाना है। हमें जो है अपना स्वयं का एक प्रिंसिपल को डिजाइन करने की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो अगर एआई को हम रेगुलेट करते हैं तो इसका रेगुलेशन जो है कैसे होना चाहिए, इंडियन फ्रेम में होना चाहिए इसका रेगुलेशन, और ये पूरी तरीके से एक कहा जाए इंडिजिनस तरीके से होना चाहिए। नीति आयोग की बात की जाए, नीति आयोग ने भी इस पर डिस्कशन पेपर को जो है सर्कुलेट किया है। इन ईच ऑफ दिस देयर आर रेफरेंस ओनली टू आई रेगुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ दुख की बात है कि नीति आयोग ने जो सर्कुलेशन जारी किए हैं, पेपर सर्कुलेट किए हैं, उसमें भी उनका जो मेन रेफरेंस दिया गया है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम को लेकर के उन्होंने जो है बात किया है। यानी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि पनिशमेंट वाली बात ज़्यादा होगी और मोरलिटी वाली बात ज़्यादा होगी। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो है वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जब जो हमारे इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये हुआ, जब वर्ल्ड हमारा ग्लोबलाइज्ड है, हम ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे पूरी तरीके से इंडिजिनस होंगे, हम कंप्लीट एशियन जो है प्रिंसिपल को मानेंगे, हम वेस्टर्न को कंप्लीटली जो है डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। सो इट हैज गोन ऑन टू द स्टेट द
The responsible AI principle discussed earlier in this paper have been developed by first identifying systematic consideration prevalent among AI system across the world and identifying principles that may be used to mitigate the identified consideration। तो सिंपल सी बात है, हमें पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए जो भी कंसिडरेशन प्रिवेलेंट हैं पूरे वर्ल्ड में उनको साथ अपने प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने चाहिए कि उसमें कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो कंसिडरेशन है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए नीति आयोग के जो है पेपर के साथ साथ हमें वेस्टर्न मॉडल को ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमें कोई बुराई नहीं है, मॉरलिटी के साथ साथ पनिशमेंट का आवश्यकता भी है हमारे समाज में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो माल प्रैक्टिसेज हो रही हैं, उसके लिए रेगुलेशन से ज़्यादा पनिशमेंट की ही आवश्यकता है। सो द टाइम हैज कम फॉर इंडिया to have regulation in manner that it is consistent with the Indian ethos by and for Indians। तो इंडियंस के लिए इंडियन द्वारा यहाँ पर जो रेगुलेशन होना चाहिए वो इंडियन इथोस को कंसिडर करते हुए हम वेस्टर्न मॉडल के कुछ चीज़ों को ले सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं एआई के रेगुलेशन में हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव को अपना सकते हैं। तो बस इस आर्टिकल में ही डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हम एआई को रेगुलेट करने की आवश्यकता है और वेस्टर्न कंट्री चाहे एशियन कंट्री चाइना जापान किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही। इसके अन्य आर्टिकल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।